हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिस श्रृंखला में हम 2018 का प्रश्न पत्र यहाँ पर लेकर चल रहे थे। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जाने थे। अभी वही क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर लगभग पूरा हमने सॉल्व कर लिया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो आपने किया होगा। अभी मैं आपसे वही जो पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है उसमें क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर है वो आपसे जान रही हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि प्रश्न पूछ रही हूँ मैं आपसे और आप उसका आंसर करेंगे। तो ये आपका 2018 का प्रश्न पत्र है। समय है आपका 3 घंटे का और 80 नंबर, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके वो 80 हैं। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर था ये। और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको पता ही है, बार बार बताया जाता है, इतनी छोटी क्लासेस से बताया जा रहा है आपको कि जब भी क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से आपने रीड करना है, ठीक है ना। पढ़ना है बार बार कि क्या वहां पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्या करेंगे, जो भी प्रश्न दिया गया है उसको कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से रीड करेंगे कि प्रश्न आपसे जानना क्या चाहता है। कभी कभी हम प्रश्न में, कभी कभी नहीं, बहुत टाइम हम क्या करते हैं गलती, कि जैसे प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें नहीं, ना, ऐसे शब्द को हम पढ़ते ही नहीं है। कोई क्वेश्चन कुछ और पूछता है और हमें आंसर आता है फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं, और लास्ट में हम जब क्रॉस चेक करते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये प्रश्न तो रह गया क्योंकि मैंने इसमें नहीं शब्द छोड़ दिया था, मैंने नहीं पढ़ा ही नहीं। तो वो क्वेश्चन बार बार रीड करेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जीआईसी मटियाली आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। मटियाली बच्चों, हाँ वेरी गुड। जीआईसी सकानिया, हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। हाथ उठाएंगे, आवाज आ रही है तो। ठीक है, वेरी गुड। मटियाली माइक ले लेंगे। यहाँ पर साइंस में मैं आपको केमिस्ट्री वाला जो आपका पोर्शन है, जितने चैप्टर केमिस्ट्री के आएंगे उनके जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें आपका पहला प्रश्न आया था, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट NaCl, सेकेंड HCl, थर्ड है आपका NaOH, फोर्थ है आपका HNO3। चलिए माइक ले लो मटियाली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साधारण नमक, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? हेलो। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? कृष्णा रावत। कृष्णा। कृष्णा, प्रश्न है आपके लिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। NaCl। NaCl यहाँ पर ऑप्शन में आपके सामने है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है बच्चे? सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, सोडियम क्लोराइड। और कौन से कंपाउंड के अंतर्गत आप इसको पढ़ते हैं, किस प्रकार का यौगिक है ये एक आपका? चलिए, वेरी गुड कृष्णा, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। जो पीछे से आपके फ्रेंड बात कर रहे हैं ना, उनको माइक दे दो जल्दी से, जिसकी भी आवाज आ रही थी उनको माइक दे दो। वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा ने बहुत अच्छे से बताया। जैसे प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया है कि आपका साधारण नमक जो है उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना था। बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपके पास 4 विकल्प मिलते हैं, उनमें से एक कोई विकल्प आपका सही होता है, और जो विकल्प सही होता है बस उसी को आपने अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। चलिए, कौन बताएगा मुझे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था। इसका प्रश्न भी आया है कि इसी क्वेश्चन पेपर में। बताओ, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl साधारण नमक जिसे कह रहे हैं वो किस प्रकार का यौगिक है आपका? एक यस। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। आदित्य। किस प्रकार का यौगिक है और नमक? अच्छा, किस किस प्रकार के यौगिकों के बारे में आपने पढ़ा है यहाँ पर 10th में, और क्या पता है आपको NaCl के बारे में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदित्य आपके लिए। किसी विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान 7 है, यह विलयन होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? उदासीन।
उदासीन होगा। वेरी गुड आदित्य, से डाउन बच्चे, माइक ऑफ कर लेंगे आपका, ठीक है। चलिए, तो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको बताया था सोडियम क्या करता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो होता है वो आपका ग्रहण कर लेता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करके सोडियम का आपका पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है, धनायन वहां पर बना रहा था, और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना रहा था, ये आपने देखा था। और चूंकि आयन्स बन रहे हैं, परमाणु आयन में आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आयनों के बीच में बंध बन रहे हैं, तो आयनिक बंध आपने बोला, और आयनिक बंध के फलस्वरूप आपका जो यौगिक बनता है वो क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है, ठीक है। कृष्णा, आदित्य, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। NaCl जो आपका आता है आयनिक यौगिकों के अंतर्गत आता है। इसी क्वेश्चन पेपर में आपका प्रश्न पूछा गया था कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म आपको बताने थे, ठीक है ना। तो आयनिक यौगिक जब भी पूछा जाएगा आपको ध्यान में क्या रखना है, साधारण जो आपका नमक होता है, कॉमन सॉल्ट जिसे कहा जाता है, या आप लोग सामान्य नमक के रूप में जिसे जानते हैं, जो हम सभी के किचन में आमतौर पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बात की। दूसरा, आदित्य ने हमें बताया कि किसी भी विलयन का जो pH मान अगर 7 है तो वो विलयन उदासीन प्रकृति का होगा। इसके अतिरिक्त उदासीन प्रकृति वाले विलयन लाल और नीले दोनों ही लिटमस पेपर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। ये विलयन वाला जो प्रश्न आ रहा है बार बार अम्ल, क्षार और लवण का, ये आपका रिपीटेड है, हर साल पूछा जा रहा है ये प्रश्न कि विलयन का pH मान आपको दिया गया है, उस pH मान के साथ साथ आपको बताया जा रहा है कि लिटमस पे वो किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, तो वो उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी। आवश्यक नहीं है कि हर बार यही पूछे कि विलयन का pH मान 7 है। इससे पहले और उसने कहा था कि जो विलयन आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH क्या होगा। उससे पहले वाले पेपर में हमने पढ़ा था जो विलयन आपका नीले को लाल कर देता है लिटमस को, उसका pH कितना होगा। तो इस तरह से प्रश्न बदल रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही है। हमें पता है नीले से लाल होगा अगर लिटमस पेपर, दैट मीन्स आपका वो अम्लीय विलयन होगा, और जब अम्लीय विलयन होगा तो उसका pH मान 7 से कम आएगा। ओके, अदर देन दिस, अगर कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, दैट मीन्स वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और जब भी क्षारीय प्रकृति की बात होगी तो pH का मान 7 से अधिक आएगा, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त आपने बोला, जैसे आदित्य ने हमें बताया, कि अगर 7 pH मान आ रहा है, इसका अर्थ है कि विलयन उदासीन है और नीले और लाल दोनों ही लिटमस पर किसी प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे कुछ प्रश्न यहाँ पर हो गए थे। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। बताइए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। GIC कोटालगांव, GIC पाबो, माइक ले लीजिए जल्दी से। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताइए मुझे, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इन दोनों स्कूल के अलावा किसी को आंसर करना है तो हैंड रेस कर देंगे अपना। मुझे बताइए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न सिर्फ आपसे उदाहरण मांग रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। माइक ले लीजिए जल्दी से। GIC कोट्यालगांव और GIC पाबो, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करेंगे, आवाज आ रही है तो हाथ उठाएंगे। सभी बच्चे हैंड रेस करेंगे अगर आवाज आ रही है आपको, ठीक है। माइक ले लो, फिर बात करो, मुझसे बताओ विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पाबो, माइक ऑन करिए। कुटियालगांव, माइक ले लो जल्दी से, विस्थापन अभिक्रिया बताएंगे मुझे। चैट में आंसर डाल सकते हैं। GIC पाबो, सिट डाउन बेटा, बैठ जाइए। कुटियालगांव, माइक ले लो जल्दी से, विस्थापन अभिक्रिया बताएंगे मुझे जल्दी से, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। फिर टाइम निकल रहा है, फिर हमें आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर भी बात करनी है। अब हम चैप्टर लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमारे सारे हो गए। 2024 के से लेकर चले थे हम लोग, और कहाँ तक आ गए हैं, 2022 का हमने देखा, 2023 का देखा, 20 का देखा हम लोगों ने, 2018 का ये प्रश्न पत्र चल रहा है। तो कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अब हम मैंने आज के सेशन में के लिए सोचा था कि एक चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के जो भी आपके चैप्टर बन रहे हैं, उन चैप्टर को एक एक करके उनके सारे टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया बताएंगे मुझे जल्दी से। कुटियाल गांव, आप लोग बिल्कुल भी माइक नहीं ले रहे हैं, माइक लीजिए जल्दी से। यस, माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग मैम।
वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? निधिका। निधिता। निधिता, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? मैम, जो एक तत्व एक जगह से होकर दूसरी जगह जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है आपका, तो क्या एग्जाम्पल बताएंगे? कौन से एग्जाम्पल है? चलिए, कोई और आंसर करेगा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में? GIC मटियाली, माइक ले लो जल्दी से। GIC गुलर, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करिए, आवाज आ रही है तो। मटियाली, माइक ले लो। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए और विस्थापन अभिक्रिया समझाइए, जिसे निधिता ने बताया। क्या आप उस बात से सहमत हैं? कोई भी बच्चा आंसर करे जल्दी से। गर्ल्स, मटियाली, माइक ले लीजिए जल्दी से। तो विस्थापन अभिक्रिया कहाँ से लेकर चले थे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया शुरू किया था हमने, याद होगा आपको। अभी जो आपके तत्व थे, उन तत्वों को हम क्लासिफाई कर रहे थे, धातु में, अधातु में, उपधातु में। फिर आपने कहा था धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी बनती है, जिसमें हम उनको उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर रखते हैं। अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम वहां पर देखा जाता है। इसके अतिरिक्त विस्थापन अभिक्रिया था क्या? GIC मटियाली, निधिता ध्यान से सुनेंगे, GIC कोटालगांव, विस्थापन अभिक्रिया कुछ भी नहीं है। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा था। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे दो फ्रेंड है, सपोज निधिता है, निधिता की कोई फ्रेंड है, दोनों आसपास बैठे हैं, दोनों एक ही सीट पर बैठे हैं, और कोई तीसरा है जो उन दोनों में से एक को हटाना चाहता है। ठीक है ना? निधिता और निधिता की फ्रेंड है, इसके अतिरिक्त कोई तीसरा फ्रेंड है उनका। ठीक है ना? तो वो तीसरा फ्रेंड आपका इसमें से निधिता के साथ जो फ्रेंड बैठा है उसको हटाना चाहता है। तो उस सीट से हटाने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो निधिता के फ्रेंड को उस सीट से हटा पा रहा है। ठीक है? तो सेम यही होता है, कोई तत्व अपने यौगिक के रूप में है, तत्व किसी ना किसी परमाणु के साथ जुड़ करके यौगिक बना रहा है। अब इधर से कोई तत्व आएगा उससे अभिक्रिया करने, जब ये तत्व इससे कम अभिक्रियाशील होगा तो ये वाला तत्व इसको हटा पाएगा। अगर अभिक्रियाशील कम नहीं है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है ऑलरेडी, तो ये इसको नहीं हटा। अच्छा एग्जाम्पल देखा था, कौन सा? कि आपका आयन जो होता है, ठीक है ना, Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में, देखो क्या बोला हमने, दो तत्व है या दो धातु है, एक आयन है एक कॉपर है। ठीक है? आयन को किस में डाला जा रहा है? कॉपर के यौगिक में डाला जा रहा है, या कॉपर का लवणीय विलयन है उसमें डाला जा रहा है। और अब क्या होगा? आयन चूंकि आपकी अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर स्ट्रेंथ से मतलब है अभिक्रियाशीलता से, यानी रिएक्टिविटी। तो इसकी जो अभिक्रियाशीलता है आयन की, वो एज कंपेयर टू कॉपर अधिक होती है। जब आप अभिक्रियाशीलता देखते हैं या रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, तो आयन यानी लोहा आपका ऊपर आता है और कॉपर आपकी नीचे आती है। तो जो धातु ऊपर होगी वो अपने से नीचे आने वाली सभी धातुओं को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है उनके यौगिक से। अब अभिक्रिया में क्या होगा? Fe इसका स्थान ले लेगा और फेरस का सल्फेट बन जाएगा, तथा कॉपर आपकी अलग हो जाएगी इस प्रकार से। तो यही था, निधिता थी और उसके साथ उसकी फ्रेंड थी, और एक और फ्रेंड आई कि मैं इसको हटाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं इस सीट पर बैठना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? इस वाले को, जो ये आपका Fe है, इसको ज्यादा अभिक्रियाशील होना पड़ेगा एज कंपेयर टू कॉपर। और वो ज्यादा अभिक्रियाशील थी, तो उसने क्या किया? निधिता के साथ जो बैठी थी उसको हटा दिया और स्वयं उसके स्थान पर निधिता के साथ बैठ चुकी है। ठीक है? तो ये सब ध्यान में रखना है आपको कि ये डिपेंड करेगा अभिक्रियाशीलता पर। ठीक है ना? यानी रिएक्टिविटी कैसी है आपकी तत्वों की। बोलो समझ आ गया? इसी तरह से आप किसकी बात करते हैं? इसी तरह से हम लोग बात करते हैं जिंक की। जिंक आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो क्या करता है? कॉपर को उसके लवणीय विलयन से या उसके जो यौगिक है उससे हटा देता है, और जिंक सल्फेट आपका बना देता है, चूंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू जिंक। और उसी सक्रियता श्रेणी में आपने सबसे ऊपर देखा था पोटेशियम को, उसके नीचे देखा था सोडियम को। सो मोस्ट, आप बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो आपकी है वो कौन सी है? पोटेशियम, वो सबसे ऊपर है।
ठीक है। फिर आपके पास प्रश्न आया था कि ऐसे धातुएं बतानी है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है या मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाती है, तो वो उस सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे थी, यानी कि प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर की बात कर रहे थे, तो इनकी अभिक्रियाशीलता आपकी कम होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए और इसका एक उपयोग भी बताइए। विरंजक चूर्ण, चलिए कौन आंसर करेगा? जीआईसी मटियाली, जीआईसी कोटालगांव। माइक ले लो जल्दी से। मैंने आपको क्या बोला था, इस चैप्टर से आपने सारे कंपाउंड्स के बारे में, सारे सॉल्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है, चाहे वो आपका बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका, या फिर ब्लीचिंग पाउडर है। इन सभी के बारे में, इनके केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नेम हो गया, इनको बनाने की विधियां हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इनके उपयोग, ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ लेना है। चलिए मटियाली माइक ले लो, विरंजक चूर्ण के बारे में बताएंगे मुझे। विरंजक चूर्ण जिसको आपका ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? यस, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा बताओ विरंजक चूर्ण के बारे में क्या क्या जानते हो आप? विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? बोलो। वेरी गुड। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर देखा है आपने? बोलो यस और नो। बताओ कृष्णा, ब्लीचिंग पाउडर देखा है आपने? यस मैम। कैसा होता है दिखने में? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और कैसा होता है? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है आपका? जनरली जो आपने देखा है पाउडर। पाउडर फॉर्म में होता है, नहीं सॉलिड फॉर्म में आप बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तो आप ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बता सकते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि व्हाइट कलर का होता है और आपको पाउडरी सब्सटेंस के रूप में आपने उसको देखा है। चलिए, यूज आप कैसे लिखेंगे, उसके उपयोग क्या हो जाएगा, उसका कहाँ उपयोग देखा है आपने ब्लीचिंग पाउडर का? देखो, प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का पहला खंड आपको रासायनिक समीकरण मांग रहा है केवल, लेकिन दूसरा खंड तो उपयोग मांग रहा है ना, तो अगर उपयोग भी लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। बताओ कहाँ उपयोग में देखा है? कुछ ना कुछ यूज होगा तभी तो आप उसको खरीद के लाए होंगे या आपने कहीं पर देखा होगा। क्या उपयोग है उसका, कहाँ उपयोग करते हुए देखा है? बताओ कृष्णा। वेरी गुड, क्या कर रहे थे उस ब्लीचिंग पाउडर का? चलिए वेरी गुड कृष्णा, सिट डाउन बच्चे। किसी और को दे देंगे माइक, गर्ल्स को दो माइक। गर्ल्स आपको भी तो पेपर सॉल्व करना है ना, कृष्णा और आदित्य को तो अपना पेपर सॉल्व करना है, वो पूरी क्लासरूम के बच्चों का पेपर थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, वो तो सिर्फ अपना बता रहे हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो? गर्ल्स, क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो क्या हमें आपका हाथ पकड़ के आंसर लिखवाना पड़ेगा? बताओ, खुद से करना है ना? कुटियाल गांव में आऊंगी अभी आपके पास। यस, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? माइक ऑन करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम वंशिका। वंशिका। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो माइक पकड़ना होता है, ठीक है, और बात भी करनी होती है। नहीं आता है Yes, प्रश्न ma'am. तो बोलना है कि मैम हमें समझाइए, बार बार बोलना है कि समझाओ हमें, हमें नहीं आ रहा है तो हम समझाएंगे, ठीक है। प्रश्न क्या था? ब्लीचिंग पाउडर। Yes, सुना है ma'am. ब्लीचिंग पाउडर के बारे में? यस मैम। यस, क्या होता है? मैम उससे हम काई साफ कर सकते हैं। वेरी गुड, काई साफ कर सकते हो। और वेरी गुड, तो आपका 1 नंबर इसमें आ गया क्योंकि एक ही उपयोग पूछा था। तो काई की जगह आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? आपका सफाई में उपयोग में लाते हैं हम, ठीक है। वेरी गुड वंशिका, से डाउन बच्चे। तो यहाँ पर प्रश्न था, उपयोग बताना था, और इसके अतिरिक्त क्या बताना है आपको? रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। चलिए जीआईसी कोटाल गांव ले लो माइक, हैंड रेज आ रहा था आपका, जल्दी से माइक ले लीजिए। कोटाल गांव। यस मैम। यस, बताइए कैसे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को? मैम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक समीकरण CaOCl2 है मैम। सूत्र। ठीक है, और मैं पूछ रही हूँ बनाया कैसे जाएगा ब्लीचिंग पाउडर को? और किसी को करना है आंसर? पटियाल का बॉयज हमेशा पीछे से आंसर करेंगे, अभी माइक नहीं लेंगे जब आंसर करना होगा। चलिए वेरी गुड नंदिता, सिट डाउन बच्चे। पहली चीज क्लियर रखेंगे दिमाग में, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गलती हम वही कर रहे हैं बार बार।
रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला। जब हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने जो भी हमारे कंपाउंड है, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे आपने अभी बताया था, जैसे कृष्णा ने हमें बताया था कि साधारण नमक को हम लोग NaCl लिख रहे हैं, तो NaCl क्या है? सिंबल है। और जब सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो केमिकल फॉर्मूला कहलाया जाएगा, यानी कि रासायनिक सूत्र। तो जो अभी हमें नंदिता ने बताया वो रासायनिक सूत्र था, CaOCl2। ठीक है। और अगर वो आपका रासायनिक नाम पूछेगा अगर, तो तब आप बताएंगे Ca के लिए हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम। O के लिए हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी। और यहाँ पर Cl2 के लिए हम क्या बोल रहे हैं? क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये उसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। और रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CaOCl2। ठीक है। ये आपका क्या है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहा जाता है। क्योंकि प्रश्न कुछ और पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया। तो पहले आपको विधि होनी चाहिए पता कि कैसे बनाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड आपका बनता है। यही इसकी क्या थी? विधि थी। और जब आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है वो मैंने लिखवा दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको रिवाइज करा रही हूँ कि आपने याद किए हैं या नहीं किए। पहले मैंने सारे प्रश्न के आंसर आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। ठीक है। तो आपके पास यौगिक है, आपको दिख रहा होगा, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और इस पर Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये आपका कंपाउंड है, इसका नामकरण करना है। बताओ चलो। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको, सारे रूल्स बताए थे। बताओ क्या नाम होगा इसका IUPAC के अकॉर्डिंग? GIC पाबो। माइक चल रहा है आपका, ले लो माइक। पाबो। यस, थोड़ा लेफ्ट आएंगे अपने। हेलो। अब मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। ठीक है। ये गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्या नाम है आपका? क्लोरोप्रोपेन है। क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज रोहित नेगी। 10th क्लास में है ना? 10th क्लास में है आप बेटा? यस मैम, मैम 10th क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। बच्चे देखो रोहित ने कितने अच्छे से आंसर किया, और बाकी बॉयज बातें कर रहे, बातें नहीं करेंगे। कोई आंसर कर रहा है ना, तो वो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको भी तो अटेम्प्ट करना है। सिर्फ मेरे को, रोहित को, नंदिता को या कृष्णा, आदित्य, वंशिका, हम ही को थोड़ी एग्जाम देना है, हम सभी को एग्जाम देना है ना। तो सबको वो क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, या वो क्वेश्चन का को समझना है सभी को। तो सभी को ध्यान देना है, सारे स्कूल, चाहे वो डिफॉल्ट में 2 ही स्कूल है ना यहाँ पेपर, मुझे तो सारे स्कूल दिख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये लोग, हम एक दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग सब अपने लिए पढ़ रहे हैं। मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ यहाँ पर, आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान देंगे आराम से। तो रोहित बहुत अच्छे से आपने बताया, इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरोप्रोपेन है। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। और यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, हमने रूल्स हमारे, देखो 1 सेकंड में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं रूल्स को। सबसे पहले क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला चुननी होती है, पेरेंट चेन जिसको हम बोलते हैं। जनक श्रृंखला चुननी होती है। जनक श्रृंखला वो वाली श्रृंखला होती है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा। ठीक है। बेसिकली कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा होगा, कोई भी आपका ग्रुप आ रहा होगा बेसिकली। उसके अलावा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, सबसे बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको नंबरिंग करनी होती है। अब ये कार्बन की श्रृंखला थी 3 कार्बन की, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब 1 2 3 या 1 2 3 इस तरह से हमने कार्बन को नंबर्स देने हैं। ठीक है। तो हम उस साइड से नंबर देते हैं जहां से वो सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप आपका नजदीक पड़े। तो इधर से नजदीक पड़ रहा है तो हमने इसको बोला 1 2 3, ये वाला करेंगे हम। क्योंकि अगर हम इधर से नंबरिंग, इसको 1 बोले, 2 बोले, 3, तो आपका क्लोरो ग्रुप तीसरे कार्बन पे चला जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमको ये कम नंबरिंग पर चाहिए। तो 1 पर आ गया। तो जैसे रोहित ने बोला कि क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा। ठीक है। क्लोरोप्रोपेन कैसे आया? देखो, प्रोप वर्ड बताता है आपको कि 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए आपके। एन आपको क्या बता रहा है कि तीनों कार्बन के बीच में एकल सहसंयोजी आबंध पाया जा रहा है, यानी कि आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो तीनों कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग है।
तो वो एन आएगा, तो प्रोपेन हो गया। अब क्या बचा, ये क्लोरो ग्रुप बचा। और आपको पता है जब भी हेलोजन आएगा, हेलोजन यानी ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट, क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, ये हमेशा आपके कहाँ जाते हैं, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, पहले आएंगे इस वर्ड रूट से पहले, और जो आपका सफिक्स में जाता है वो पीछे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे रोहित ने बताया क्लोरोप्रोपेन, और इस क्लोरो का रोहित हमें क्या बताना होता है, पोजीशन भी बतानी होती है, यानी कि कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, बोलो, हैंड रेज करिए, समझ आ गया। इसी तरह से मैंने बहुत सारे में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखे, जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे, वहां पर बहुत अच्छे से सारे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करवाया गया है, बहुत सारे बड़े से बड़े एग्जांपल देखे, तो बहुत बेसिक है। इससे भी जिसमें 2-2, 3-3 फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे, वो कंपाउंड भी हमने वहां पर किए। चलिए एक और कंपाउंड है आपका, इसका मिथेनॉल हो जाता है नाम, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, अल, ठीक है, सफिक्स में जाएगा क्योंकि एक ही है, एक ही कार्बन है यानी मिथ, ठीक है, वो कार्बन भी एल्डिहाइड का है, और सिंगल बॉन्ड है तो मिथेनल, ठीक है ना। मिथेन 1 अल या मिथेनल 1 भी आप इसे कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड जनरली आप इसको बोलते हैं। क्लियर है। जितनी भी चैप्टर 1 में इक्वेशन, समीकरण जो संतुलित करने के लिए आ रही है ना, जितनी भी समीकरण है होमवर्क में सारी बैलेंस करोगे घर में, ठीक है। एग्जाम्पल में जो होगा या फिर आपका किसमें होगा, जो भी वहां पर क्वेश्चन में दिया गया होगा। और यहाँ देखिए होमवर्क में और क्या करना है आपको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका आता ही आता है। जैसे यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखिए होमवर्क में क्या क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपका अलग अलग अध्याय में आता है। और मैं इसके बारे में आपको पूछूंगी आने वाले सेशन में। संयोजन, ठीक है, अपघटन या वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, और आपका हो गया ऊष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक, और उदासीनीकरण। इनके बारे में यह अभिक्रिया होती क्या है, और एक एक उदाहरण हर कोई बच्चा घर में पूरा अच्छे से पढ़ेगा, रीड करेगा। आप ही की बुक का टॉपिक है, अलग कुछ नहीं है आपके सिलेबस से बाहर, और सब कुछ बहुत अच्छे से समझा रखा है। आने वाले सेशन में इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे, और सेशन को आप लोग अटेंड जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए बताओ, हैंड रेज करके बताओ मुझे, आज का सेशन समझ में आया सभी को। कुटियाल गांव पाबो समझ में आया, जितने प्रश्न देखे हम लोगों ने, हैंड रेज करेंगे, समझ में आया है तो हाथ उठाएंगे अपना, ठीक है। चलिए बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में हम उसके ऊपर बात करेंगे। और जो ये होमवर्क मैंने आपको दिया है ना, ये आपको करना है, ठीक है। फिर हम कल इन्हीं पर बात करेंगे, ओके। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।